नमस्कार बच्चों। आज हम आपकी पुस्तक व्यवसायिक अध्ययन के 11वें अध्याय अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय को शुरू करने जा रहे हैं। आपने पिछले अध्याय में आंतरिक व्यवसाय या व्यापार के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि इसमें वो व्यापारिक क्रियाएं शामिल होती हैं जो एक देश की सीमा के भीतर की जाए। इसके विपरीत अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में वो व्यावसायिक क्रियाएं होती हैं जो एक राष्ट्र की सीमाओं के पार की जाती हैं। अर्थात जब व्यवसाय या व्यापारिक क्रियाएं दो या दो से अधिक देशों के बीच की जाएं तो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक क्रियाओं का नाम दिया जाता है। पुराने समय से अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय को कई बार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से मिलाकर देखा जाता रहा है, लेकिन आज यह पूरी तरह सत्य नहीं है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय ऐतिहासिक रूप से तो वस्तुओं और सेवाओं के लेन देन से ही जुड़ा रहा है, लेकिन आज इसमें वस्तुओं और सेवाओं से बढ़कर कई सारी चीजें शामिल हैं। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवसाय का एक भाग है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अर्थ केवल वस्तुओं व सेवाओं के आयात निर्यात से जुड़ा हुआ है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार के अलावा पूंजी, व्यक्ति, तकनीकें, पर्यटन जैसी कई अन्य सेवाएं या क्रियाएं भी शामिल हैं। तो हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय एक व्यापक क्रिया है या व्यापक गतिविधि है, जिसमें वस्तुओं व सेवाओं के अलावा कई अन्य मदों का आदान प्रदान दो या दो से अधिक देशों के मध्य किया जाता है। अब सवाल यह उठता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय शुरू क्यों हुआ या इसके पीछे के कारण क्या हैं? क्यों एक देश या उसके लोग देश की सीमाओं से बाहर जाकर दूसरे देशों के साथ व्यापार करते हैं? इसके कई कारण हो सकते हैं, इसके पीछे कई लाभ हो सकते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय देशों या फर्मों को देता है। लेकिन इनमें से सबसे बड़ा कारण यह है कि कोई भी देश अपनी आवश्यकताओं के लिए सभी वस्तुओं या सेवाओं का भली प्रकार से व सस्ते मूल्य पर स्वयं उत्पादन नहीं कर सकता। कोई भी देश इतना सक्षम नहीं कि वह हर वस्तु या सेवा स्वयं उत्पादित करे। इसका एक मुख्य कारण देशों में प्राकृतिक संसाधनों का असमान वितरण भी है। तो संसाधनों के असमान वितरण के कारण जब देश अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं नहीं कर पाते तो उन्हें उसके लिए दूसरे देशों के पास जाना पड़ता है। हो सकता है कि एक देश एक वस्तु का उत्पादन अच्छे से करे लेकिन दूसरी का ना करे, वहीं दूसरा देश, कोई अन्य देश उस दूसरी वस्तु का उत्पादन अच्छे से कर पाता हो जबकि पहली वस्तु का ना कर पाता हो। तो ऐसे में ये दो देश आपस में उन वस्तुओं का आदान प्रदान करके एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं और यहां पर फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय का जन्म होता है। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय राष्ट्रों और फर्मों दोनों को कई प्रकार के लाभ प्रदान करता है। यदि हम राष्ट्रों के लाभ की बात करें तो सबसे पहला लाभ है विदेशी मुद्रा का अर्जन। अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के माध्यम से देशों को यह सहायता मिलती है कि वो अपनी वस्तुओं या सेवाओं को बाहर बेचकर बाहर की विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकें और अपने विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ा सकें, जो कि देश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने का काम करता है। इसके अलावा कई बार कुछ देश अपने संसाधनों का पूरी तरह से इस्तेमाल या उपयोग नहीं कर पाते, क्योंकि उन संसाधनों से जो उत्पादन होगा उसके लिए देश में उतनी मांग ही नहीं है। ऐसे में यदि वह देश अपनी वस्तुओं आदि को अन्य देशों में बेच सके तो वह अपने यहाँ उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, और जब उत्पादन बढ़ाएंगे तो वह अपने संसाधनों का बेहतर व अधिक क्षमता के साथ उपयोग कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय जो कि काफी बड़े पैमाने पर किया जाता है, उसके कारण देश में रोजगार सुविधाओं या सेवाओं को भी बल मिलता है। वह अंत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सहायता से किसी भी देश के लोगों के जीवन स्तर में भी वृद्धि होती है, क्योंकि इसके सहायता से एक देश ऐसी आधुनिक व बेहतर वस्तुएं या सेवाएं भी प्राप्त कर सकता है जो उनके यहाँ पर उत्पादित नहीं होती। उन सेवाओं या वस्तुओं को अन्य देशों से प्राप्त करके देश के लोग बेहतर जीवन व्यतीत कर सकते हैं। राष्ट्रों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय फर्मों के लिए भी बहुत लाभकारी है। सबसे पहला लाभ तो यह है कि सामान्यतः एक फर्म अपनी वस्तुओं को अपने देश में जिस कीमत पर बेचते हैं वो विदेशों में उससे कहीं ज्यादा कीमत प्राप्त कर सकते हैं, जिसके कारण
उन्हें अधिक लाभ प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के आ जाने से राष्ट्रों की ही भांति फर्म भी अपनी क्षमता का बेहतर उपयोग कर सकते हैं। मान लीजिए एक फर्म या उसकी फैक्ट्री में एक वर्ष में 1000 इकाइयों के उत्पादन की क्षमता है, लेकिन क्योंकि देश में मांग सीमित है तो वह फर्म केवल मान लेते हैं 700 या 800 इकाइयों का उत्पादन ही कर रही है। जब वह फर्म अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय से जुड़ेगी, अपनी वस्तुओं का निर्यात कर पाएगी, तो वह अपने उत्पादन को बढ़ाकर अपनी फैक्ट्री की क्षमता का और अधिक उपयोग भी कर पाएगी। यह भी इसका एक लाभ है। इसी प्रकार फर्म को अपने उत्पादन को बढ़ाकर अपने उद्योग के विकास की संभावनाओं को बढ़ाने का मौका मिलता है। इसके अतिरिक्त कई बार कुछ फर्में जिन्हें घरेलू बाजार में घोर प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा है और इस प्रतियोगिता के कारण वह फर्म उतना अच्छा लाभ या व्यवसाय नहीं चला पा रही है, ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय घरेलू प्रतियोगिता से बाहर निकलकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने उत्पाद को बेचने में सहायता करता है और इस प्रतियोगिता से बाहर का एक रास्ता भी दिखाने में सहायता करती है। इसके अतिरिक्त कई व्यवसायों का जो व्यावसायिक दृष्टिकोण होता है वह अपने व्यवसाय के विस्तार करने का होता है। कुछ व्यवसाय हमेशा इस तलाश में रहते हैं कि वो कैसे अपने व्यवसाय की सीमाओं को बढ़ाएं, अधिक से अधिक देशों या अधिक से अधिक उपभोक्ताओं तक पहुंचे, वह एक बड़े बाजार के हिस्से पर कब्जा करें। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय भी उनकी सहायता करता है अपने व्यापारिक दृष्टिकोण को पूरा कर पाने में। तो इस प्रकार हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय ना केवल जरूरत है, क्योंकि किसी भी देश के पास सभी वस्तुएं पूरी तरह उपलब्ध नहीं है, बल्कि यह जरूरत से भी आगे बढ़कर कई सारे अन्य लाभ भी प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय को आगे और विस्तार से जानने से पहले आइए एक बार इसे घरेलू व्यवसाय से तुलना करके देखें कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय और घरेलू व्यवसाय में क्या क्या अंतर है। सबसे पहली बात, यदि हम क्रेताओं या विक्रेताओं की राष्ट्रीयता की बात करें तो घरेलू व्यवसाय में क्रेता और विक्रेता दोनों ही एक ही देश के होते हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में क्रेता और विक्रेता दो अलग अलग या कई अलग अलग देशों के हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय को और विस्तार से जानने से पहले आइए इसकी घरेलू व्यवसाय से तुलना करें और जानें कि दोनों में क्या अंतर है। सबसे पहले यदि हम क्रेताओं और विक्रेताओं की राष्ट्रीयता की बात करें तो जहां एक तरफ घरेलू व्यवसाय में क्रेता और विक्रेता दोनों ही एक ही देश के होते हैं, वहीं अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में ये अलग अलग देशों के होते हैं। उत्पादन के साधनों की गतिशीलता की यदि बात की जाए तो घरेलू व्यवसाय में उत्पादन के जो साधन हैं जैसे कि श्रम, वो एक राज्य से दूसरे राज्य या एक देश के भीतर ही गतिशील हो सकते हैं, आ जा सकते हैं, आवागमन कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में ये उत्पादन के साधन एक देश की सीमा को लांघकर दूसरे देशों में भी गतिशील होते हैं। विदेशी बाजारों में ग्राहकों की यदि बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में ग्राहक क्योंकि विदेशी बाजार या विदेशों के होते हैं तो वहां ग्राहकों की जरूरतें, उनके विचार, उनके वस्तुओं को खरीदने का तरीका यह अलग अलग हो सकता है अलग अलग देशों में। जबकि घरेलू व्यवसाय में क्योंकि सभी ग्राहक एक ही देश के होते हैं, संस्कृति एक समान होती है, तो कहीं ना कहीं उनके लेन देन का तरीका भी एक जैसा होता है। इसी प्रकार व्यवसाय की पद्धतियों व आचरण में भी अंतर होता है। घरेलू व्यवसाय में हम एक ही देश में व्यवसाय कर रहे हैं तो सामान्यतः सभी आचरण, सभी तौर तरीके एक जैसे पाए जाएंगे, हम चाहे कहीं भी जाकर अपना व्यवसाय करें। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में यदि एक फर्म अलग अलग देशों में जाकर व्यवसाय कर रही है तो हर देश में व्यापारिक पद्धतियां या आचरण अलग अलग हो सकते हैं। इसी प्रकार राजनीतिक प्रणालियां व जोखिम भी अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में अलग अलग होती हैं। एक व्यवसाय को या फर्म को जिन देशों में वो जाता है वहां के राजनीतिक प्रणाली की जानकारी रखना पड़ता है, जबकि घरेलू व्यवसाय में इसकी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हम अपने देश के बारे में अच्छे से जानते हैं। अंत में व्यवसायिक लेन देनों के लिए प्रयुक्त होने वाली मुद्रा की यदि बात की जाए तो घरेलू व्यवसाय में अपने देश की मुद्रा का ही इस्तेमाल होता है। जैसे यदि हम भारत में हैं तो हम केवल रुपये में ही लेन देन करेंगे, जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में
अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं का, अलग अलग देशों की मुद्राओं का इस्तेमाल किया जाता है। तो यह हमने देखा कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय व घरेलू व्यवसाय एक दूसरे से काफी अलग हैं, ना केवल पद्धतियों में बल्कि ग्राहकों या क्रेताओं और विक्रेताओं दोनों के तौर तरीकों में, यहाँ तक कि मुद्रा के प्रयोग में भी अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय अलग व विस्तृत है जब इसकी घरेलू व्यवसाय से तुलना की जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय को थोड़ा और विस्तार में जानते हैं। सबसे पहले तो यह जान लेना अनिवार्य है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय आखिर किस तरीके से किया जाता है। यदि एक व्यक्ति या एक फर्म अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय करना चाहती है तो उसके लिए उसके पास क्या क्या रास्ते हैं। इन रास्तों को हम अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के क्षेत्र के नाम से जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय मुख्यतः 4 तरीकों से किया जाता है। पहला, वस्तुओं या दूसरा सेवाओं का आयात निर्यात, तीसरा लाइसेंस व फ्रेंचाइजी व चौथा विदेशी निवेश। आइए हम एक एक करके इनके व इनसे जुड़े हुए कुछ अन्य तौर तरीकों के बारे में जानते हैं। यदि हम आयात निर्यात की बात करें तो आयात निर्यात का अर्थ बहुत ही सरल है। जब हम किसी अन्य देश से वस्तुओं या सेवाओं को खरीदते या प्राप्त करते हैं तो वह आयात कहलाता है, क्योंकि चीजें हमारे पास आ रही हैं। जबकि जब हम अपने देश की वस्तुओं या सेवाओं को उत्पादन करके अन्य देशों में उसकी बिक्री करते हैं, उसे बेचते हैं, तो यह निर्यात कहलाता है। आयात निर्यात की सेवाओं के कई लाभ हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में प्रवेश करने के अन्य तरीकों की तुलना में आयात निर्यात काफी सरल माना जाता है। जबकि आयात निर्यात खुद में ही एक जटिल प्रक्रिया है, लेकिन फिर भी अन्य माध्यमों की तुलना में आयात निर्यात एक सरल प्रक्रिया मानी जाती है। दूसरा, आयात निर्यात में संबद्धता कम होती है, अर्थात इसमें व्यावसायिक इकाइयों को उतना धन या समय नहीं लगाना पड़ता जितना अन्य तरीकों में लगाना पड़ सकता है। आयात निर्यात में निवेश की आवश्यकता भी उतनी नहीं होती, क्योंकि फर्म को किसी विदेशी जमीन पर कोई फैक्ट्री तो खोलनी नहीं, तो इसमें धन या निवेश की आवश्यकता भी कम पड़ती है। लेकिन आयात निर्यात की कुछ कमियां भी हैं। आयात निर्यात में भौतिक रूप से एक देश से दूसरे देश में वस्तुओं को ले जाया जाता है, जिसके कारण उन वस्तुओं की पैकेजिंग, परिवहन, बीमा आदि पर अतिरिक्त व्यय या खर्चा करना पड़ता है। इसके अलावा कई बार कई देशों में कुछ विशेष देशों से आयात निर्यात पर प्रतिबंध लगाया जाता है। इन लाभों के अलावा आयात निर्यात में कुछ सीमाएं भी हैं। सबसे पहली बात तो यह कि क्योंकि इसके अंदर वस्तुओं को एक देश से दूसरे देश में भौतिक रूप से ले जाना पड़ता है, तो वहां उन वस्तुओं पर पैकेजिंग, उनके परिवहन व बीमा आदि पर अतिरिक्त व्यय करना पड़ता है। इसके अलावा क्योंकि निर्यात करने वाली इकाइयां मूल रूप से अपने ही देश से काम करती हैं, उनके कार्यकारी भी कई बार बहुत दिनों तक अन्य देशों में जहां पे उनका व्यवसाय है वहां नहीं जा पाते। ऐसे में उन बाजारों की जानकारी हमें उतने अच्छे से नहीं होती। तो ये सभी लाभ और सीमाएं हमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सबसे प्रमुख तरीके यानी आयात निर्यात के बारे में कुछ हद तक अवगत कराते हैं। कई फर्में आयात निर्यात की इन सीमाओं के कारण कई बार कुछ फर्में इस रास्ते को अपनाने की जगह संविदा निर्माण का रास्ता अपनाती हैं। इसे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी कहा जाता है। इसके अंदर एक देश का वह व्यवसाय जो किसी अन्य देश में व्यवसाय करना चाहता है, वह स्वयं उस व्यवसाय को करने की जगह वहां की किसी स्थानीय निर्माता से अनुबंध कर लेते हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ताकि इस व्यवसाय को जो घटक या वस्तुएं चाहिए वो उस देश के स्थानीय निर्माता उनके लिए उत्पादित करें और फिर वहां से उन्हें जहां बेचना चाहते हैं उन्हें बेचें। इस प्रकार यहां की फर्म, एक देश की फर्म दूसरे देश के स्थानीय फर्म से कॉन्ट्रैक्ट करके या अनुबंध करके वहां पर ही वस्तुओं का निर्माण करके उसे उस देश में बेचने का काम करते हैं। संविदा विनिर्माण मुख्यतः 3 प्रकार से किया जा सकता है। सबसे पहला, कुछ घटकों का उत्पादन। जैसे मान लीजिए कोई वाहन निर्माता है, वो अपने वाहन के कुछ घटक किसी अन्य देश के स्थानीय निर्माता से निर्माण करवाकर प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा घटकों को समुच्चय रूप से
एक जगह इकट्ठा करके उसका निर्माण एक जगह पर किया जा सकता है। जैसे कि कई बार कंप्यूटर निर्माता हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, फ्लॉपी डिस्क, मॉडेम आदि चीजों का एक जगह पर समुच्चयन करके, इकट्ठा करके कंप्यूटर का निर्माण करते हैं। फिर वो उन घटकों को अलग अलग जगहों से निर्माण करके मंगवाकर एक जगह, एक देश में केवल ले जाकर उसे मिलाते हैं और अपने अंतिम उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो पहले प्रकार में निर्माता केवल घटकों को अन्य देशों से निर्माण करवा कर प्राप्त करते हैं और अपने यहां पर उन्हें इस्तेमाल करते हैं। दूसरे प्रकार में निर्माता अलग अलग घटकों को बनाकर उसे किसी अन्य देश में ले जाकर एक जगह मिलाना यानी असेंबल करने का काम करते हैं, इकट्ठा करने का काम करते हैं और अंतिम उत्पाद का निर्माण करते हैं। तीसरे प्रकार में निर्माता अपनी पूरी वस्तु का पूर्ण रूप से उत्पादन किसी अन्य देश में वहां के स्थानीय निर्माता से करवाते हैं, जैसे कि सिले सिलाए वस्त्रों में ऐसा कई बार होता है। तो इस तीन प्रकार से एक देश की फर्म दूसरे देश के स्थानीय निर्माताओं के साथ अनुबंध करके वस्तुओं या सेवाओं का निर्माण या उनकी खरीद बिक्री कर सकते हैं। अब इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय करने के क्या लाभ हुए? सबसे पहला, इसमें अंतर्राष्ट्रीय फर्में बिना उत्पादन सुविधाओं की स्थापना के यानी बिना बड़ी पूंजी लगाए बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सकती है। दूसरा, क्योंकि बाह्य देशों में इनकी कोई पूंजी नहीं लगती, इसलिए निवेश का जो जोखिम है वह भी कम हो जाता है। तीसरा, इस प्रकार से उत्पादन करके अंतर्राष्ट्रीय कंपनी को एक और लाभ यह मिलता है कि उनकी लागत भी कई बार कम हो जाती है, क्योंकि ऐसे में जो फर्म है वो सामान्यतः ऐसे देशों के ऐसे स्थानीय उत्पादकों के पास जाती हैं जो कम से कम लागत में निर्माण कर पाए। अब इस विधि की भी कुछ कमियां हैं। इसकी सबसे पहली कमी तो यह है कि स्थानीय फर्में कई बार यदि उत्पादन के डिजाइन या गुणवत्ता को नहीं समझ पाए तो वह हमारे मानकों के अनुरूप कार्य या उत्पादन नहीं कर पाते। इसके अलावा क्योंकि हम उत्पादन बाहरी देश से करवा रहे हैं तो हमारा बाहर के देश के उत्पादन की प्रक्रियाओं पर इतना नियंत्रण नहीं रहता। इसके अंतर्गत कई बार उत्पादन करने वाली स्थानीय इकाई अपनी इच्छा अनुसार माल को नहीं बेच सकती। इसे अपने माल को अंतर्राष्ट्रीय कंपनी द्वारा निर्धारित मूल्यों पर ही बेचना होता है। तो यह स्थानीय कंपनी या फर्म के लिए एक सीमा है कि वह उसे अपने मन मुताबिक नहीं बेच पाती। संविदा विनिर्माण के अलावा ऐसे कुछ अन्य तरीके भी हैं जिनका इस्तेमाल एक देश की फर्म अन्य देशों से व्यवसाय करने के लिए कर सकती है, जैसे कि अनुज्ञप्ति लाइसेंस, मताधिकार व संयुक्त उपक्रम। इन प्रकारों के बारे में वह अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में हम इस अध्याय के अगले भाग में चर्चा करेंगे। मैं आशा करता हूं कि इस भाग में अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय का जो अर्थ हमने आपको बताया उसके कुछ आधारभूत सूचनाओं के बारे में आपको अवगत कराया, उन्हें आप अच्छे से समझ पाए होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।